तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जर्मनी जो था उसको बांटा गया और फिर किस प्रकार से जर्मनी को फिर से एक कर दिया गया 1990 के अंदर। तो जर्मनी के एक होने से पहले हमने ये भी देखा था कि जो सोवियत यूनियन था वो धीरे धीरे टूटने लगा था, डिसइंटीग्रेट होने लगा था। तो 20वीं सदी में हुआ क्या, सोवियत यूनियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी लिबरल थी, यानी कि वो बहुत ही लिबरल पॉलिसी से चल रहे थे। इसी कारण से सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ ये एक युग का अंत हुआ, यानी कि एक इतिहास में एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि ना भूलने वाला एक समय, ना भूलने वाली एक इवेंट थी। हम बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की, यानी कि ऐसे जो एक ऐसा कदम था, एक ऐसी ये इवेंट थी जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। गोर्बाचोव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए सोशलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, सोशलिस्ट साइड से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था 11 मार्च 1985 को। और उनको जो एटीट्यूड था वो लिबरल था, यानी कि काफ़ी वो लिबरल एटीट्यूड वाले थे सब तरफ से, यानी कि काफ़ी लिबरल व्यक्ति थे वो। और उनके काल के अंदर जो रशिया था उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और इवन हमने देखा था कि रशिया ने जो सुपर पावर अमेरिका जो था उसको हर तरीके से वो पहुंचने लगा, यानी कि आज भी अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो रशिया जो है वो अमेरिका की टक्कर का एक राष्ट्र है। तो इस सब में मिखाइल गोर्बाचोव ने जो रोल निभाया उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। गोर्बाचोव जो थे उन्होंने दो पॉलिसीज अपनाई थी जिनको नाम दिया गया था ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। और इन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए थे। मतलब उस समय जो रशिया था यानी कि सोवियत यूनियन था वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल था, यानी कि हम बात करें तो एक ही पार्टी से जो नेता था वो चुना जाता था और वो अपनी मनमर्जी करता था, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल नहीं था जैसे हमारे देश में है। तो वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल था जो जिसको बदल कर जो हमारे मिखाइल गोर्बाचोव ने जो थे उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स भी लाए थे वो, यानी कि बदलाव लाए थे, काफ़ी सुधार उन्होंने किए थे। तो इस तरीके से यानी कि उनका जो लिबरल एटीट्यूड था उसकी वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक वर्चस्व था, एक दबदबा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और इसके अलावा जो रेड आर्मी, जो सोवियत आर्मी जो थी, जो उसका भी दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा थी, उनकी जो पावर बहुत ज़्यादा थी, वो भी धीरे धीरे वीक होने लगी। और इन सब के परिणाम स्वरूप 1990 में सोवियत यूनियन जो था वो धीरे धीरे टूटने लगा। और लगभग सोवियत यूनियन के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि 1991 के दिसंबर में जाके ख़त्म हुआ, जब इसमें से 14 स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, यानी कि टोटल 15 स्टेट्स, 15 कंट्रीज थी सोवियत यूनियन के अंदर। और इसके डिसइंटीग्रेशन के साथ लगभग 14 स्टेट्स जो थी वो अलग हो गई थी इससे। तो आज हम जो रशिया देखते हैं वो सिर्फ रशिया है। अर्लियर इसके अंदर लगभग 15 स्टेट्स थी जिसको हम मिलाकर सोवियत यूनियन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल, भारत के रोल की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। भारत जो है उसने हमेशा से ही दुनिया को सहयोग दिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने दुनिया में, हमने देखा है कि कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर हमने पहले अटैक नहीं किया है। तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारा जो इंडिपेंडेंस हमने गेन की है, ये दुनिया के लिए एक हम कह सकते हैं प्रेरणा स्वरूप रही है, यानी कि दूसरे देशों ने भी हमको देखकर बाद में अपनी आज़ादी के लिए किस प्रकार से उनको लड़ना है वो हमसे सीखा है। भारत ने हमेशा ही इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इविल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो रंग भेद किया जाता है वो, फिर दूसरे देशों पे जो कब्जा किया जाता है उनको अपना साम्राज्य बना लिया जाता है, जैसे कि भारत के ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया है, इन चीज़ों का हमेशा से ही भारत ने विरोध किया। क्योंकि वरना हम भी एशिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग राष्ट्र हैं, तो हम भी चाहें तो हम छोटे मोटे देशों पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया है। भारत ने हमेशा ही उन कुरीतियों को निकालने के लिए दुनिया की सपोर्ट की है। जैसे कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो भारत जो था वो हमेशा से यूनाइटेड नेशंस का एक एक्टिव मेंबर रहा है। दुनिया में कहीं भी मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत हो, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से भारत ने हमेशा ही मदद की है। पीस और सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने अपनी आर्मी, मिलिट्री जो है हमेशा ही आगे भेजी है। भारत ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स की बात करें तो जिन देशों के अंदर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर भेजा है हमेशा ही अपने आर्मी को, जैसे कि गाज़ा, सिप्रस और कोंगो और श्रीलंका जैसी जगहें जहाँ पर कई बार लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए भारत ने भी अपनी सेना को वहाँ हमेशा से ही भेजा है यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। भारत ने हमेशा ही विश्व में शांति बनाए रखने में मदद की है दुनिया में।
और डिसआर्मामेंट का बहुत ज़्यादा भारत ने स्वागत किया है, यानी कि देश दुनिया जो है वहाँ से जो आर्म्स हैं, जो हथियार बनाए जाते हैं, उसको ना बनाया जाए, उसको रोका जाए, उसका खात्मा किया जाए, ताकि देश और दुनिया की सिक्योरिटी और पीस दुनिया में बनी रहे। और इन मुद्दों के ऊपर समय समय पर भारत ने दुनिया को बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं, हमने डिबेट्स भी की हैं इसी के ऊपर। और भारत जो है वो हमेशा से ही न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का की फेवर में रहा है, यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। अब ये जो पैसा हम इन चीज़ों में खर्च करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, न्यूक्लियर पावर बनने में, अगर उस पैसे का यूज़ किया जाए उन देशों के लिए जो कि गरीब देश हैं, जहाँ पर आज भी भुखमरी है, बहुत कम लोग जिनको खाना मिल पाता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छा जीवन बिता पाते हैं, तो इन वेपन्स को बनाने की वजह अगर हम अपना जो खर्चा है, ये जो पैसा है वहाँ पर लगाएं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उन देशों को अपलिफ्ट किया जा सकता है। ये हमेशा से ही भारत ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। वर्ल्ड पीस जो है वो भारत का पहला एक प्रायोरिटी रही है, कि वर्ल्ड पीस हमेशा से ही भारत की एक पॉलिसी रही है, भारत की एक प्रायोरिटी रही है कि वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए चारों तरफ। तो भारत ने हमेशा से ही कोऑपरेशन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है हर एक देश के बीच में। अब इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल अगर बात करें तो पाकिस्तान हर रोज़ यहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन करके गोलाबारी करता रहता है, लेकिन फिर भी भारत ने कभी भी अटैक नहीं किया है। लेकिन थोड़ा बहुत अभी हमने देखा रिसेंट समय में, जैसे उरी एयर स्ट्राइक्स हुई थी, तो ऐसी स्ट्राइक्स के द्वारा भारत ने भी थोड़ा बहुत जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। बट अदरवाइज़ भारत जो है एक बहुत ही पीस लविंग नेशन के रूप में हम इसको जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।